नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। कहते हैं कि जो बड़े पक्के दोस्त होते हैं, जब वो दुश्मनी पर उतारू होते हैं तो वो दुश्मनी भी बहुत जबरदस्त होती है। महाराष्ट्र में लगता है कुछ ऐसा ही हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि हम जानते हैं कि वहां शिवसेना और बीजेपी, ये दो ऐसी पार्टियां जो एक तरह से कह सकते हैं कि भारत में सबसे पुराना जो है गठबंधन था, सबसे पुराना कोलिशन था, सबसे पुरानी दोस्ती थी। लेकिन जब ये दो दोस्त अलग अलग राहों पर चले तो अब इस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है जिसमें सब लपेटे में आ रहे हैं। जी हम बात महाराष्ट्र की कर रहे हैं, महाराष्ट्र के महाटकराव की बात आप कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाटकराव क्यों? टकराव तो कई समय से हो रहा है महाराष्ट्र में। शिवसेना बनाम जो आघाड़ी सरकार है उसके बीच टकराव लगातार दिख रहा है। लेकिन अब जबकि महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकम टैक्स और ईडी की जब कार्रवाई चल रही है तो उस कार्रवाई में भी इतना बड़ा टकराव हो गया कि आज शिवसेना के नेता ने, शिवसेना के सांसद ने बाकायदा ऐलान कर दिया कि ईडी के कुछ लोग जेल जाएंगे। वो सिर्फ सांसद हैं, वो कोई जज नहीं है, वो कोई जांच एजेंसी नहीं है, कोई पुलिस अधिकारी नहीं है, पुलिस कमिश्नर नहीं है, लेकिन उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया कि ईडी के कुछ अधिकारी जिनके खिलाफ अब मुंबई पुलिस जांच करेगी, जल्द ही वो अधिकारी जेल में जाएंगे। तो क्या इसका मतलब शिवसेना बनाम बीजेपी का जो टकराव था, क्या अब वो केंद्रीय एजेंसियों और बनाम महाराष्ट्र पुलिस का टकराव बनता जा रहा है या बनेगा? क्योंकि यह खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो यह देश के संघीय जो ढांचा है उसके लिए, जांच एजेंसियों के लिए, देश की जो पुलिस प्रशासन है उसके लिए एक बड़ा खतरा होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शिवसेना के नेता ये खतरा उठाने के लिए भी तैयार हैं। शिवसेना के नेता देश को इस खतरनाक मोड़ पर भी ले जाने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए ताकि उनकी जो सत्ता है, उनकी जो राजनीति है महाराष्ट्र में चमकती रहे, दमकती रहे। दो टूक में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे, क्योंकि हालांकि उत्तर प्रदेश में या फिर 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर के जो कुछ हो रहा है, जो कुछ डेवलपमेंट चल रहे हैं, एग्जिट पोल है उस पर देश भर में चर्चा हो रही है, यूक्रेन रूस में जो कुछ हो रहा है उस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच ये एक मुद्दा है जो आज बहुत गंभीर है, इसलिए इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है। दो टूक में आज हम यही विषय उठाएंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए मेरी ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में भ्रष्ट व्यापारियों और नेताओं के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की मुहिम जारी है। मंगलवार को इनकम टैक्स विभाग ने शिवसेना के पदाधिकारी और शिरडी ट्रस्ट के सदस्य राहुल कनाल के घर पर छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार ये कार्रवाई संदिग्ध टैक्स चोरी को लेकर की गई है। इनकम टैक्स विभाग ने पूरे राज्य में करीब 20 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। खबरों के अनुसार छापे की ये कार्रवाई बांद्रा में राहुल कनाल, कांदिवली में शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम के भाई सदानंद कदम, संजय कदम और पुणे में उप आरटीओ अधिकारी बजरंग खरमाटे के निवास पर हुई। गौरतलब है कि राहुल कनाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और राज्य के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे के करीबी हैं। इसके अलावा शिवसेना के प्रदेश मंत्री अनिल परब के करीबियों के आवास और दफ्तर पर भी इनकम टैक्स विभाग ने कार्रवाई की है। इनकम टैक्स विभाग की इस मुहिम से शिवसेना नेताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि ये कार्रवाई महाराष्ट्र के खिलाफ है। महाराष्ट्रावर आधी देखील अशी आक्रमण झालेली आहेत। हे दिल्लीचं आक्रमणच आहे। आपण बघत असाल गेल्या काही महिन्यांमध्ये जेव्हा इथे निवडणूक लागेल असं कळायला लागलं आणि महाविकास आघाडीची भाजपला भीती वाटायला लागली, तेव्हापासून हे सुरू आहे। हे यूपी मध्ये असं केलेलं, हैदराबाद मध्ये केलेलं, बंगाल मध्ये केलेलं, आता महाराष्ट्रात निवडणुका येऊ राहिलेल्या आहेत म्हणून इथे सुरू आहे। हा भाजपची एक प्रचार यंत्रणा झालेली आहे। या सगळ्या सेंट्रल एजन्सीज महाराष्ट्र झुकणार नाही आणि महाराष्ट्र थांबणार नाही। उधर बौखलाए शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि मुंबई पुलिस ईडी अधिकारियों की जांच करेगी और जल्द ही ईडी के कुछ अधिकारी जेल भेजे जाएंगे।
ये चोरी, ये लफंगेगिरी, ये डकैती, ये स्ट्रस्ट मुंबई में जो चल रहा है, करोड़ों करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है? क्या पीएम केयर फंड में जा रहा है? क्या नहीं आपके घर में जा रहा है? विदेश में जा रहा है? मुंबई पुलिस उसकी जांच आज से शुरू कर रही है। एंड मार्क माय वर्ड्स, ईडी के कुछ अफसर जेल में जा सकते हैं। इससे पहले 25 फरवरी को भी मुंबई में करीब 35 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई हुई थी। सीबीडीटी अधिकारियों ने जांच में तब बताया था कि नेताओं और ठेकेदारों ने लगभग 200 करोड़ रुपए आयकर की चोरी की है। खबरों के अनुसार इन छापों में शिवसेना के पार्षद यशवंत जाधव के परिसरों से करीब 2 करोड़ रुपए कैश भी बरामद हुआ। उधर महाराष्ट्र के एक और मंत्री और एनसीपी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक को अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में नवाब मलिक को ईडी ने 23 फरवरी को गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के करीबियों से कुछ संपत्तियां खरीदने के भी गंभीर आरोप हैं। तो ये मेरी रिपोर्ट थी। आज की दो टूक की चर्चा इसी विषय पर होगी। दो टूक का मेरा आज का सवाल आपके सामने है। दो टूक में जिस सवाल को मैं आज उठाऊंगा वो सवाल भाजपा बनाम शिवसेना के बाद अब ईडी बनाम महाराष्ट्र पुलिस, क्या महाटकराव की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र? ये मेरा सवाल है। भाजपा बनाम शिवसेना के बाद अब ईडी बनाम महाराष्ट्र पुलिस, क्या महाटकराव की तरफ बढ़ रहा है महाराष्ट्र? ये मेरा आज का सवाल है। और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े, आइए उन मेहमानों का परिचय करवा दूं। फिलहाल मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं, जल्दी चौथे मेहमान भी जुड़ेंगे। मेरे साथ राजीव पांडे जी जुड़ चुके हैं मुंबई से। राजीव पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान दिल्ली स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मेरे साथ प्रमोद सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ डीसी अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। जल्द ही मेरे साथ संजय गुप्ता जुड़ेंगे, शिवसेना के नेता हैं। मैं उनका इंतजार कर रहा हूं, मैं उनसे सवाल करूंगा। लेकिन उससे पहले राजीव पांडे जी आपसे सवाल। राजीव पांडे जी, आज जो सवाल उठाया गया, आज जो कुछ कहा गया, उसमें यह कहा गया कि ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय एजेंसियां जो हैं उन्होंने टारगेट कर लिया है और इस देश में सिर्फ 2 राज्य हैं जहां पर करप्शन चल रहा है, जहां पे जो है गड़बड़ घोटाला चल रहा है, और वो है पश्चिम बंगाल और वो है दरअसल महाराष्ट्र। और ये 2 राज्य ऐसे हैं जहां आपके विरोधियों की सरकार है। आप इन सरकारों को किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद से गिरा देना चाहते हैं, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए श्रीवास्तव जी, ये बात किसी को हजम नहीं होगी, इसको आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, आज जो भी कह रहे हैं कि हम मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, अगर उनके पास कुछ तथ्य है तो मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको समझने की कोशिश करिए कि जो आज परिस्थिति है देश में, जो ईडी काम कर रही है वो डिजिटल फुटप्रिंट के आधार पर काम करती है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आपके और हमारे कहने पर ईडी काम कर सकती है, क्योंकि फाइनली अगर ईडी कोई काम करती है तो ईडी के काम करने के बाद उस विषय को ले जा करके आपको कोर्ट में देना पड़ता है। जैसे आपने अभी देखा कि नवाब मलिक जी के केस में इन्होंने कहा कि देखो नवाब मलिक को फंसाया जा रहा है, फिर नवाब मलिक जी की ईडी की कस्टडी हुई और कल जाकर के फाइनली उनको जुडिशियल कस्टडी, जो लगभग 12 दिन की उनकी ईडी की कस्टडी हुई, मैक्सिमम 14 दिन की कस्टडी हो सकती थी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई भी एजेंसी जो सरकार ले रही है, वो कोई भी एजेंसी अगर काम कर रही है तो उसको फिर उसको आगे एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाना पड़ेगा और उस एजेंसी को कोर्ट के सामने वो सबूत और तथ्य पेश करने पड़ते हैं। और देखिए, जो हमारा संघीय ढांचा है उसमें सेंटर की एजेंसी भी काम करती है, स्टेट की भी एजेंसी काम करती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कुछ है। मेरे हिसाब से सारी पार्टियों को इस पर एकमत होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हुआ है, अगर कोई आदमी किसी भी इलीगल एक्टिविटी में है, किसी करप्शन में इन्वॉल्व है, तो अगर किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू हुई है तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। यह कह देना कि यह सेंटर की वजह से हो रहा है, स्टेट की वजह से, यह बिल्कुल गलत है। आपको याद होगा श्रीवास्तव जी कि जब केंद्र की सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय के मुख्यमंत्री जी और आज के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कितनी देर तक सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया। क्या आपको याद है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी कहा हो कि देखिए
भगवा टेरर नाम का एक उन्होंने शब्द निकाला और पूरे देश में कई लोगों को अरेस्ट किया गया। फाइनली कोर्ट से वो बाहर चले गए, कोर्ट से बरी हो गए या आज बेल पर है, आज कोर्ट में केस चल रहा है। मेरा यह मानना है कि इसको इस तरीके से दिखाना यह बहुत ही गलत होगा और यह गलत परिपाटी शुरू होगी। श्रीवास्तव जी, इस तरीके की बात करना बिल्कुल गलत है। ये मेरा यह मानना है कि आप आज एक बात बताइए, अगर कोई सबूत नहीं होता तो नवाब मलिक बेल पे होते ना आज। नहीं ठीक है, नवाब मलिक वाले मुद्दे पे भी मैं आऊंगा, लेकिन जो बड़ी बात, जो बार बार जो बात उठाई जा रही है, वो कह रहे करीब 2 दर्जन नेता हैं महाराष्ट्र में जिनको लेकर के ईडी और इनकम टैक्स जांच कर रही है। वो 2 दर्जन नेता वो शिवसेना के ही हैं, वो कांग्रेस के तो नहीं मुझे मालूम उन्होंने कहा, लेकिन एनसीपी के हैं, शिवसेना के हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा के लोग क्या सारे दूध के धुले हैं? नहीं, देखिए, भाजपा के लोग धुले हैं कि नहीं धुले हैं तो उनको ईडी से पूछना पड़ेगा। ईडी का काम है, जैसे एनसीबी का काम है। एक बात आप समझ लीजिए, न्यूज में आया कि बहुत सारे सैकड़ों करोड़ की प्रॉपर्टी जो अजीत पवार जी हैं उनकी अटैच हुई। जब कोई अटैचमेंट प्रोसीडिंग्स होती है और अगर वो गलत अटैचमेंट है, अगर वो साबित कर देंगे कि ये प्रॉपर्टी मेरे आय से, जो मेरी कमाई से अगर खरीदा गया है, तो जाकर के डी अटैचमेंट करा लेते। कोर्ट का प्रोसेस है ना सर। अगर आपका घर आज गलत तरीके से कोई एजेंसी अटैच कर ले तो श्रीवास्तव जी आप एक वकील करेंगे और कोर्ट में जाके बताएंगे देखिए मेरे ऊपर ये इन्होंने गलत अटैचमेंट किया है। ठीक है, आपने कभी सुना है उसके बारे में कुछ भी? नहीं, आपने कुछ सुना है क्या? नहीं। अब ये बात ठीक है, या आपका बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है। एकदम शांति है। क्योंकि शांति क्यों है मैं बताता हूं। मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो स्थिति है ना, इसको पॉलिटिकली आप उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, देश में देर सवेर लगती है, लेकिन जो करप्ट है, लालू प्रसाद यादव जी 5 केस में जेल में है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है। आपने देखा कि हरियाणा के जो सीएम हैं और उनके सुपुत्र वो 10 साल की सजा काट रहे हैं। ठीक, तो देखिए, आप ये कहना, मेरा मानना है ना कि आप कोर्ट के थ्रू जाइए। जो लोग भी इसको मोटिवेट करके और पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं वो अपने लोगों का भी नुकसान कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी, एज ए लॉयर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ठीक है, अगर आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो आप बरी हो जाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, ठीक है, जाहिर सी बात है। और ये भी सवाल उठते हैं, मैं आऊंगा इस पर, कि बरी तो हो जाते हैं बाद में, तो कई लोग जो हैं बरी हो गए, कई चीजों में कुछ निकला नहीं, इसलिए बार बार उंगलियां उठाई जाती हैं। लेकिन डीसी अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जैसे राजीव पांडे जी ने कहा कि वे डिजिटल फुटप्रिंट होते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई करती हैं एजेंसियां, लेकिन हम ये भी जानते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग की, एजेंसियों के जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर दबाव की बातें जो हैं, ये सब कोरी बकवास नहीं है, ऐसा होता भी है। कौन करता है कौन नहीं करता वो एक अलग विषय हो सकता है, कौन सी सरकार ने किया कौन सी सरकार ने किया एक अलग विषय हो सकता है, लेकिन दबाव होता है। इस तरह से झूठे फर्जी केसेस भी गढ़े जाते हैं। लेकिन ये जो कुछ इस वक्त कार्रवाई चल रही है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो अभी जो इन लोगों के ऊपर जो इनकम टैक्स रेड हुई है, वो रेड केवल एयर से नहीं होती है। आपने डिसाइड किया इनका रेड करनी है करानी है, उससे रेड नहीं होती है। बहुत ज्यादा मैटर करना पड़ता है। जब सामने कोई इन्फॉर्मर आता है, इन्फॉर्मर आपको इन्फॉर्मेशन देता है और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, इसके बाद आपके इन्वेस्टिगेशन विंग है हमारे डिपार्टमेंट की, वो उस पर इंक्वायरी करती है, मटेरियल इकट्ठा करती है और उसमें और कुछ ऐसा प्राइमा फेसी एविडेंस सामने आता है जिससे लगता है कि जो एलिगेशंस है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो काफी हद तक ठीक है कि इन लोगों के पास अनअकाउंटेड मनी है, इन लोगों ने असट इकट्ठे कर रखे हैं। तो फिर जब रेट का प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक सेटिस्फेक्शन नोट लिखा जाता है, वो सेटिस्फेक्शन नोट सीनियर ऑफिसर सामने जाता है, वो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं, अप्रूव करते हैं, इसके बाद वारंट इश्यू होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि साहब इसकी रेड करनी है तो ऑफिसर रेड करने चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उनको प्रॉब्लम आ जाएगा, उनको पर्सनल प्रॉब्लम आ जाएगा, उनको नौकरी पे आ जाएगी। इसलिए इस मैटर्स में जो रेड हुई है काफी मटेरियल रिकॉर्ड के ऊपर होगा और उसके बेसिस पर ही रीजन्स रिकॉर्ड किए गए होंगे, सेटिस्फेक्शन नोट बनाया गया होगा। मुंबई स्पोक्स पर्सन लिख रहे हैं, कितनी गलत बात है सर। क्योंकि आप सीधा स्पोक्स पर्सन लिखिए। मैं महाराष्ट्र का बीजेपी का प्रवक्ता हूं सर। एक मिनट जी 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 महाराष्ट्र भाजपा के प्रवक्ता है जी, राजीव जी। हाँ जी, 1 मिनट राजीव जी। जी बोले। तो मैं ये जो बता रहा हूँ रेट के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, ये कि ये रेट जो है ना बिल्कुल सॉलिड एविडेंस के बेसिस पर होती है। और कहीं ना कहीं जब ये रेड करने जाते हैं तो प्राइमा फेसी जब वो मोबाइल वगैरह, उनके लैपटॉप वगैरह ये सब चेक करते हैं और उस चेक करने के बाद उनको जो एविडेंस मिलता है उसके बेसिस पर ही ये इन्फर करते हैं कि इन्होंने अनअकाउंटेड इनकम अर्न किया है जिसको ऊपर टैक्स पेमेंट नहीं किया है।
और आजकल तो ऐसे सॉफ्टवेयर बन गए हैं जिसके हिसाब से आपके व्हाट्सएप मैसेज है, व्हाट्सएप चैट्स भी हैं, वो सब के सब जो आप डिलीट कर देते हैं वो भी रिकॉर्ड पर आ जाती है। तो कुछ छुपा नहीं है आज के सिस्टम के अंदर। इसके कारण से ये सब लोग बड़े केयरफुल होते हैं, सारे ऑफिसर बड़े केयरफुल होते हैं, चाहे कोई कहे भी ना भी कहे, लेकिन क्योंकि नौकरी पेशा है और वे लोग तो अपनी नौकरी को ख्याल में रखते हुए वे लोग पूरी सावधानी से सारा मटेरियल इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद अपना सर्टिफिकेट लिखेंगे, सर्टिफिकेट लिखने के बाद अप्रूवल लेंगे, तब रेट करेंगे। और सर्टेनली आप खुद देखिएगा कि कोई झूठा इसलिए नहीं होता, जब जाते हैं कुछ ना कुछ मिलता है, रियली बिकॉज पॉलिटिकली लिंक्ड है, इस कारण से उसके ऊपर कानून की कार्रवाई नहीं होगी, ये गलत है। हाँ, हो सकता है कि 100 में से 1-2 केसेस ऐसे ही हो सकते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन हो, लेकिन इन सब केसेस में बाय एंड लार्ज इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेंट होता है जिसका स्टेटमेंट उस पर रिकॉर्ड किया जाता है और रिकॉर्ड करने के बाद ही आगे प्रोसेस चलता है। ठीक, यानी आप कह रहे हैं कि पूरी पुख्ता जानकारी जुटाने के बाद इस तरह की कार्रवाई होती है, और आजकल जो है कार्रवाई भी बड़ी पारदर्शी तरीके से होती है, उसके लिए आपको एविडेंस जुटाने होते हैं तब ये कार्रवाई होती है। ऐसे में जी मैं आ रहा हूं राजीव जी, 1 मिनट राजीव जी, केवल एक लाइन में ऐड करना चाह रहा था। अच्छा जल्दी से बोलिए जी। देखिए, जो अभी जो सर ने कहा है जी, जो भी आपको रीजनिंग रिकॉर्ड करना होता है एक ऑफिसर को बिफोर स्टार्टिंग रेड, जब आप रेड करते हैं, मैंने क्या कहा, आज डिजिटल फुटप्रिंट का जमाना है। आपको लगता है कि आप जाकर के एक मॉल में आप 50,000 1 लाख की एक घड़ी खरीदेंगे तो आपको लगेगा आपको पता नहीं चला, आपका नाम रिकॉर्ड होता है। और वो अगर सरकार और एजेंसी चाहेगी तो उस डिजिटल फुटप्रिंट से निकाल लेगा कि श्रीवास्तव जी ने कितने का घड़ी खरीदा है। ठीक। तो इस गलत फहमी में कोई ना रहे। मेरा यह कहना है ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। मेरा यह मानना है कि सरकारी एजेंसीज का कोई भी अधिकारी अपना नेक आउट नहीं करेगा अगर कोई पुख्ता जानकारी, पुख्ता सबूत के अभाव में, ठीक है, कोई भी अधिकारी इस प्रकार का। और जो लास्ट लाइन में एक लाइन कहना चाहता हूं, जो सर ने अभी कहा उसमें केवल ऐड करते हुए कि ये सब तो होने के बाद ये सब मैटर लेकर के आपको कोर्ट में जाना होता है। और कोर्ट में एक जो कोर्ट में जो एक जज है उसको एनालाइज करेगा एविडेंस को। ठीक है अगर एविडेंस गलत है तो लेकिन राजीव जी एक मिनट अग्रवाल जी, राजीव जी आपने एक दिलचस्प बात की। आपने कहा कि अगर कोई 50 लाख की घड़ी खरीदता है, 50,000 की घड़ी खरीदता है, तो वो सब डिजिटल फुटप्रिंट होता है, एजेंसी चाहे तो वो चीजें ट्रैक में आ जाती हैं। तो आरोप यही लगते हैं कि एजेंसियां चाहती कब है? एजेंसियां जब केंद्र का इशारा होता है तब चाहती है, या एजेंसियां? ठीक है, मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा। ये सवाल आपके विरोधी उठा रहे हैं, इसलिए आपका जवाब अभी संजय गुप्ता शिवसेना के नेता जुड़े नहीं है, लेकिन वो लगातार ये सवाल उठाएंगे और मैं इस सवाल पर आऊंगा फिर। लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद प्रमोद जी, अग्रवाल जी, और साथ साथ जो बड़े सवाल जो उठ रहे हैं बार बार इन जांच को लेकर, एजेंसियों को लेकर, वो तो हम करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है, इसमें कोई दो राय नहीं, नवाब मलिक की जब गिरफ्तारी होती है तो उस पर किस तरह का राजनीतिक शोर शराबा, हल्ला मचाया जाता है। लेकिन अदालत ने भी कहा कि शुरुआती जो साक्ष्य हैं, शुरुआती जो संकेत हैं, उसके अनुसार अदालत ने कहा कि मामला तो बनता है। और दूसरी बात यह भी कि नवाब मलिक ईडी से सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ शरद पवार जैसे देश के वरिष्ठ नेता शर्मनाक बयान देते हैं। वो कहते हैं कि नवाब मलिक को इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो मुस्लिम है। तो सवाल यह है, आप भ्रष्टाचार करें, आप पैसों का गबन करें, इनकम टैक्स की चोरी करें, जब पकड़े जाएं तो कहें हम राजनीतिक विरोधी हैं, जब पकड़े जाएं तो कहें हम मुस्लिम हैं, जब पकड़े जाएं तो कहें कि केंद्र की साजिश है। ये सब चीजें जो हैं बंद होनी चाहिए। अगर आप साफ सुथरे हैं, ईमानदार हैं, अदालत में जाइए, अदालत से आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन ये राजनीतिक ड्रामेबाजी बंद होनी चाहिए। लेकिन मेरा बड़ा सवाल आज उठ रहा है, मैं उस पर आऊंगा जरूर। आखिर संजय राउत कौन सी देश की अदालत के जज हैं या कौन सी पुलिस के कमिश्नर हैं कि वो खुलेआम कहते हैं कि ईडी के कुछ अधिकारी जेल जाएंगे? किस हैसियत से कहते हैं, किस अधिकार से कहते हैं? और ये वही संजय राउत हैं जिनको एक बैंक घोटाले की पत्नी, उनकी पत्नी को लाखों रुपया बिना इंटरेस्ट के कई सालों के लिए लोन पे देती है। लोन, जब वो पकड़ा जाता है तो कहते हैं लोन पे लिया था। कौन सी ऐसे देश में ऐसे कौन लोग हैं जो लोन पर लाखों रुपया बिना इंटरेस्ट पे दे देते हैं? वो सबको पता होना चाहिए, ताकि देश का गरीब आदमी भी, उसको जरूरत हो, मकान बनाना हो, कुछ बच्चे की पढ़ाई करनी हो, तो इंटरेस्ट फी
जो लोन होता है वो वहां से जाके ले सके। संजय राउत जी को देश का ज्ञानवर्धन इस पर करना चाहिए। मैं आऊंगा इस डिबेट में, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। MDH। सुनो, ये याद है जो 10 साल पहले हमने कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था? क्या है ये? अरे कई साल पहले कुछ शेयर लिए थे, मगर अब तो कंपनी भी भूल गई होगी। पैसे तो डूबे ही समझो। बस तुम्हारी लापरवाही ने डुबा दिए ना सारे पैसे। अरे नहीं दादी, अब आप IEPF अथॉरिटी यानी कि इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी से ये इजीली क्लेम कर सकते हैं। अरे वाह, वो कैसे? लगातार 7 साल तक डिविडेंड्स और उनसे जुड़े शेयर्स, डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स वगैरह क्लेम ना करने पे वो IEPF अथॉरिटी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसे आप IEPF फॉर्म 5 फिल करके आसानी से क्लेम कर सकते हैं। IEPF अथॉरिटी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत न आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। Over the past 115 years, Indian Bank has evolved to emerge as a pioneer in agri and MSME lending. Besides being a digitally formidable bank, keeping with the changing times and banking needs, flagship products like Ind Oasis mobile app are complemented by innovations of Ind Springboard, Adya, MSME Prerna and more. And the bank emerged as the 7th largest public sector bank and became twice as good. Indian Bank. Your own bank, always with you. बार बार हाथ धोए, कोविड तीसरी लहर को रोके। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदी चाबी, भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी, खट के ले आंदे चने, भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला। असली मसाले सच सच MDH। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में महाटकराव। जी हां, महाराष्ट्र में लगातार करप्शन के खिलाफ, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, व्यापारियों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई चल रही है। और जब ये कार्रवाई चल रही है तो शिवसेना के नेता बौखला रहे हैं, वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। आपने पिछली बार तो देखा था कि इस तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा गाली तक, अपशब्दों तक का इस्तेमाल संजय राउत जी ने कर दिया था। और आज उन्हीं संजय राउत जी ने कह दिया कि ईडी के कुछ अधिकारी जेल जाएंगे। तो सवाल यह है कि क्या इस राजनीतिक लड़ाई में ईडी को, इनकम टैक्स विभाग को महाराष्ट्र पुलिस से लड़ाने की तैयारी है अपने राजनीतिक फायदों के लिए? और अगर यह है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजीव पांडे जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ प्रमोद सिंह जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। DC अग्रवाल जी पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं अभी संजय गुप्ता जी का, जो कि शिवसेना के नेता हैं। 9 बजे से उनका इंतजार कर रहा हूं। जल्द है कि वो, उम्मीद कर रहा हूं जल्द जुड़ेंगे और जो सवाल शिवसेना के ऊपर उठ रहे हैं उनका जवाब जरूर देंगे। लेकिन पहले मैं प्रमोद सिंह जी आपके पास आऊँ। प्रमोद जी,
ये पूरा मामला जो है, लगातार जिस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, और महाराष्ट्र में हम जानते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में, खासकर मुंबई की राजनीति में किस तरह से डी कंपनी का वरदहस्त रहा, किस तरह से वहां पर पैसों का जो है एक बड़ा कारोबार जो है ब्लैक मनी का चलता रहा। क्या आपको लगता है ये जो कार्रवाई चल रही है एक तरह से मुंबई में, महाराष्ट्र में स्वच्छता अभियान चल रहा है? देखिए, जो भी कार्रवाई हो रही है, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करी, आज जो रेड चल रही है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम्स ने जो रेड्स करी हैं पहले भी और जो कार्रवाई करी, सब एक कानून के तहत हो रहा है। ऐसा तो नहीं किसी के घर में घुस गए और उन्होंने रेड डाल दिया, वहाँ कुछ प्लांट कर दिया। नवाब मलिक साहब जो वहाँ के काबीना मंत्री हैं, उनको बेल नहीं मिली है। उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पकड़ा था मनी लॉन्ड्रिंग में, और दाऊद इब्राहिम का जो बड़े भारी माफिया हैं जिनको यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने ग्लोबल टेररिस्ट में के तहत प्रोस्क्राइब किया हुआ है, उनसे संबंधों में। तो अब खैर आपने शरद राव पवार साहब के बयान का भी जिक्र किया था, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जो चल रहा है, और मैं संजय राउत जी का भी बयान देख रहा था, वो कार्रवाई चल रही है। अगर आपको कोई ग्रीवांसेज है तब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, मुंबई हाई कोर्ट जा सकते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन ये कहना कि आपने जो कहा सफाई अभियान चले, सफाई अभियान पूरा चल रहा है। मेरा मानना भ्रष्टाचार का पब्लिक लाइफ में, सामाजिक जो सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर शिवसेना के जो कंट्रोल बीएमसी के जो स्टैंडिंग काउंसिल के चेयरमैन हैं यशवंत जाधव, उनके घर से 2 करोड़ रुपया कैश मिलता, तो बताएं 2 करोड़ कहां से आया था? फिर संजय राउत जी फिर धमकी देना बंद। मैं 2 करोड़ कहां से आया था वो आप कह रहे हैं वैलिड सवाल है, लेकिन मैं तो ये भी पूछता हूं, आज की तारीख में तो वैलिड सवाल ये भी कि 2 करोड़ रुपया घर में कौन रखता है? हाँ, कौन? 2 करोड़ रुपया आप अपने घर में रखते हैं, वो भी इतनी 2 करोड़ रुपया, इतनी बड़ी अमाउंट है। मतलब 2 करोड़ रुपया तो भाई अमीरों के लेने होगा, लेकिन 2 करोड़ रुपया आप पूछे ना उसकी वैल्यू कितनी होती है घर में रखना। अच्छा, जो इनकम टैक्स रेड हुआ, इसके पहले जो अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स ने ड्यू डिलिजेंस करी होगी, इन्फॉर्मेशन आती, जैसे अग्रवाल साहब कहते हैं, एक्स कमिश्नर हैं वो इनकम टैक्स के, कुछ कारपोरेटर्स के, कुछ मुंबई की बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर्स पे रेड हुई, उनसे लीड मिली। और इसमें एक भाई साहब जो वो एक कर्नल साहब हैं, जो मैंने उनके बारे में पता क्या, वो साउथ बॉम्बे की क्लब लाइफ के जो राजा हैं, वो नाइट लाइफ के हुक्का बार्स भी सुनते हैं, वो उनके पास है, जो कि मुंबई में नहीं बैन है, और बॉलीवुड में भी उनकी काफी दखल है, और वो एक और काबीना मंत्री के नजदीक बताए जाते हैं। जो इसमें चल रहा है ना, इसमें अगर इनको कोई ग्रीवांस है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले, आप उनमें पिटीशन करिए। लेकिन अब, और मैं जो सफाई के साथ साथ मैं संजय राउत पे जरूर बोलना चाहूंगा, वो राज्यसभा के सांसद हैं, उनको राज्यसभा के सदस्य की, संसद के सदस्य की क्या प्रेरोगेटिव है, क्या उसका अधिकार क्षेत्र, उस पर बात कर लेना चाहिए। वो धमकी किसी, अगर जो उन्होंने आज बोला कि ईडी के अधिकारी धमकी, उनको हम अरेस्ट करेंगे, अरेस्ट होंगे, मुंबई पुलिस करेगी, ये धमकी की श्रेणी में आता है। संजय राउत जी राज्यसभा के सांसद जरूर हैं, वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर नहीं है। या जो एग्जीक्यूटिव का पावर है, या तो महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर बोलते, होम मिनिस्टर भी बोलेंगे तो उनको संवैधानिक पद की शपथ लेने के बाद उनको बताना पड़ेगा कि ईडी के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है। अगर था तो आपने क्या, आप आज अब इनकम टैक्स का रेड होने की कोशिश कर रहे थे, रेड होने तक कोशिश का मतलब ये वेट कर रहे थे, या नवाब मलिक को जब अरेस्ट कर देगी ईडी में, तब उसके खिलाफ उनके अधिकारियों को आप अंदर करेंगे? ये कौन सी बात होती है? और ईडी एक मिनिस्ट्री ऑफ जो फाइनेंस है, उसका मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस को ट्रैक करने के लिए, रोकने के लिए, जिसको आप धन मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, वो शोधन को रोकने के लिए बनाई गई है। और उसके अधिकारियों के खिलाफ इस तरह कोई स्टेट पुलिस ऐसे नहीं कार्रवाई कर सकती कि रेड रोकने के लिए। हाँ, उसके किसी अधिकारी ने कोई अपराध किया हो जो आईपीसी की श्रेणी में आता हो, तो पुलिस, कोई भी पुलिस, क्या महाराष्ट्र के, इंडिया के जो 28 राज्य, किसी भी स्टेट की या यूटी की भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करके अंदर कर सकती है। लेकिन यह कहना कि मेरी सिर्फ उन्होंने रेड किया है, महाराष्ट्र के सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर जो इस समय अनिल परब के यहाँ जो रेड हुई, या अभी जो रेड चल रही है राहुल कर्नल, हाँ, राहुल कर्नल के पास, और जितने इस शिवसेना के जो मंत्री हैं उनसे जुटे हुए, आप हम उनको जो है गिरफ्तार करेगी मुंबई पुलिस, ये कुछ ज्यादा है, किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और राहुल कर्नल को लेकर जो इतना जो चिंता, इतना जो दर्द है, वो इसलिए भी बड़ा कारण है क्योंकि वो आदित्य ठाकरे के बहुत करीबी बताए जाते हैं, और इसलिए शायद ज्यादा दर्द है कि राहुल कर्नल को लेकर। लेकिन आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, दिलचस्प बात बताई, जो प्रमोद जी ने बताया कि जो राहुल कर्नल जिनके ऊपर रेड आज हुई, जो आदित्य ठाकरे के करीबी बताए जाते हैं, जैसा कि जानकारी प्रमोद जी को है, वो ये कि अवैध हुक्का बार और जो मुंबई की जो नाइट लाइफ के जो क्लब्स चलते हैं, वो उनके किंग एक तरह से माने जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास किस तरह का उनके कॉन्टैक्ट्स होंगे। लेकिन बड़ी बात यह भी है, और बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात भी है, कि जो अवैध हुक्का बारों से जुड़ा हो,
जो मुंबई के नाइट लाइफ के जो बार से जुड़ा हो, वो शिरडी के ट्रस्ट का भी एक सदस्य है। तो ये जो पूरा रैकेट है, ये आप समझ सकते हैं किस तरह का रैकेट होता है। लेकिन डीसी अग्रवाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आपको अपनी बात कह, लेकिन साथ साथ मैं एक बात और आपसे यहां पर जानना चाहता हूं, और वो ये कि जिस तरह का बयान, मतलब ये जो अधिकारी जो कार्रवाई करते हैं वो निशाने पर होते हैं राजनेताओं के, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अधिकारी तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन जो है वो राजनीतिक कारणों से निशाने पर, जिस तरह का संजय राउत ने आज कहा कि भाई जेल जाएंगे ईडी के अधिकारी, क्या आपको लगता है कि इस तरह की चीज जो है किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कैसे आप देखेंगे इसको? ये तो बड़ा स्पष्ट क्लियरली एक रिवेंज जैसा एटीट्यूड है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अधिकारी बहुत छोटे स्तर का, आप राजनेता हैं, बहुत हाई लेवल के, संसद सदस्य बहुत हाई लेवल के हैं, और अधिकारी तो बहुत छोटे लेवल का है। वो तो कानून के दायरे के अंदर काम करेगा, उसके अंदर ही उसे अपनी नौकरी बचाते हुए आगे बढ़ेगा। इट इज नॉट दैट कि आपकी तरह रिस्क ले लेगा। रिस्क लेना पॉलिटिशियन काम है, हमारे अधिकारियों का काम नहीं है रिस्क लेना। वो तो कायदे कानून से, काजों के हिसाब से काम करने वाले हैं। लेकिन जो भी आज उन्होंने कहा, बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि द पुलिस इज अंडर देयर कंट्रोल एंड देयरफॉर दे विल टेक एक्शन इफ दे वांट टू डू सो। वेयरएज हम लोगों के ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ कोई कहेगा भी तो भी हम लोग नहीं करेंगे। जब मैं इस विभाग में इस जगह पर था तो मेरे से बहुत कहा गया था, मैंने बिल्कुल नहीं किया, मेरा रिकॉर्ड जब तक कंप्लीट नहीं होगा मैं बिल्कुल आगे नहीं बढ़ता था। और ये जैसे भी बताया, बात सही है कि मान लीजिए किसी को लगता है कि मटेरियल रिकॉर्ड पर नहीं है और रीजन्स प्रॉपर्ली रिकॉर्ड नहीं किए गए, तो हाईकोर्ट में जाए, रिट फाइल करें। मेरे अपने एक साथ में केस में ऐसा हुआ था, 8 बजे रिट स्टार्ट हुई थी, 11 बजे रिट फाइल हो गई थी, 2 बजे मेरी पेशी हुई थी, और 3 बजे तक जजेस ने इसको पढ़ करके, पूरी पिटीशन को पढ़ करके रिट को डिसमिस कर दिया था। तो इट कैन हैपन, but then we have to prepare, we have to keep our records completely okay, completely according to law, nothing will happen to us। वो बात दूसरी है, जबरदस्ती किसी को कुछ करना है कि भाई क्योंकि तुमने हमारे लोगों को रेड किया है, हम तुमको अंदर करेंगे ही करेंगे, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। फिर तो वो एक पर्सनल रिवेंज आ जाता है। बट देन श्रीवास्तव जी, जी आ रहा हूं जी he will not do that even though he may be saying so। ठीक है पांडे जी, जी राजीव जी। देखिए श्रीवास्तव जी, 2-3 बातें हैं, ये बड़ा हास्यास्पद है। इस तरीके की बातों को ना कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता था, तो इसीलिए मैंने इंटरव्यू, जो अग्रवाल साहब और सिंह साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये कोई बनाना रिपब्लिक है नहीं। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं। जब वहां के पूर्व गृह मंत्री पर केस शुरू हुआ तो इन्होंने पूरे देश में फैलाने की कोशिश की, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। और जब उनसे कहा गया कि आप आइए और ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन, तो वो भागते फिरे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक कोशिश कर ली देशमुख जी ने कि किस तरह से कि उनकी अरेस्टिंग ना हो। फाइनली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, देश के जाने माने वकीलों को इंगेज किया गया, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया इंटरफेयर करने से। जो अग्रवाल साहब कह रहे थे ना, मैं उसी बात को केवल आगे बढ़ा रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया इंटरवेंशन करने से, तब जा करके हार करके उन्होंने सरेंडर किया। और सरेंडर करने के बाद क्या हुआ, आगे सुनिए कि सरेंडर करने के बाद उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया, पुलिस ने ईडी ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद पूरी ईडी कस्टडी उन्होंने काटी, और आज कितने महीने हो गए, क्या हुआ उनका, किसी कोर्ट ने बेल नहीं दिया है, हाई कोर्ट में 2 बार जा चुके हैं, और सुप्रीम कोर्ट डर के मारे नहीं आ रहे। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर आ गए वो तो और फंसेंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ईडी या इनकम टैक्स का जो केस है ना सर, वो डिजिटल फुटप्रिंट, अग्रवाल साहब ज्यादा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, विदाउट डिजिटल फुटप्रिंट और रिकवरी के ये केस स्टैंड नहीं करता है। ठीक है। और लास्ट एक पॉलिटिकल लाइन में बताना चाहता हूं, जिसको जितना हंगामा करना है कर ले, वो शिवसेना हो, एनसीपी हो, कांग्रेस हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, मोदी जी की सरकार ने तय किया है कि हम सफाई अभियान चलाएंगे, और ये सफाई अभियान चलेगा। और मैं बता देता हूं, अगर ये बार बार कहते हैं ना कि भाजपा के लोग क्यों नहीं, इसके पीछे मैं कारण बताता हूं आपको, बस 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं। 8 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है। जब इनकी सरकार थी तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने इन्वेस्टिगेशन कराया 2G में, हमने इन्वेस्टिगेशन कराया CWG में, हमने इन्वेस्टिगेशन कराया जीजा जी के क्राइम में। आज सब बेल पे घूम रहे हैं ना। अरे भैया आप जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, कौन रोक रहा है आपको। लास्ट एक और बात कि उन्होंने पीएम को लिखा है कि ईडी को देखिए मैंने इतना पेपर दिया है, अगर कोई नहीं सुनवाई हो रहा है
तो सुब्रमण्यम स्वामी जी से लेकर के और जो हमारे राजनीतिक विचारधारा के विरोधी भी हैं, प्रशांत भूषण जी जैसे लोग सुप्रीम कोर्ट गए ना। जी तो आप एविडेंस ले लीजिए और सुप्रीम कोर्ट चले जाइए और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले लीजिए। और जो भी व्यक्ति, मैं आपके चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी का भी व्यक्ति अगर किसी इस ऐसी घटनाओं के साथ है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ठीक है, बार बार कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है राजीव जी, मैं छोटा सा मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद जो है संजय गुप्ता मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो उनके भी कुछ सवाल होंगे, उनकी भी कुछ तर्क होंगे, उनको भी सुन लेंगे और फिर मैं आपके पास दोबारा भी आऊंगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद शिवसेना के नेता संजय गुप्ता मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ेंगे। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदी चाबी भंगड़ा तां सजदा जद नचे मुंडे दी भाभी। बारी बरसी खटन गया सी खट के ले आंदे चने भंगड़ा तां सजदा जद नचदे सारे जने। चने का असली स्वाद MDH चना मसाला, असली मसाले सच सच MDH। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। लिमिट में गुड्डी। आज मेरा बर्थडे है, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान। लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट। तुमसे ही सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड और खर्चे भी लिमिटेड। फिर भी कोई नुकसान हुआ तो बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। बैंक नहीं माना तो RBI के ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप डिजिटल बैंकिंग का पार्ट। लो, इधर भी लिमिटेड। RBI कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। वो भारत जहां विकास झलकता है भविष्य की मुस्कान में, अपनों की सेहत में, लहलहाती हरियाली में। वो भारत जहां विश्वास दिखता है सुरक्षा के एहसास में, आत्मनिर्भर होते सपनों में, दिलों को जोड़ती दौड़ती सड़कों में। वो भारत जहां सबका प्रयास जुड़ता है नए भारत के निर्माण के लिए, आयकर से दिए हमारे योगदान में। तो आप भी अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 100% 15 मार्च 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। बार बार हाथ धोए, कोविड तीसरी लहर को रोके। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। दो टूक आप देख रहे हैं और दो टूक में आज हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में महाटकराव की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में लगातार धड़ाधड़ ईडी और इनकम टैक्स की जो कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल उठा रही है महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार,
सवाल उठाना तक तो ठीक है, लेकिन सवाल के साथ साथ आज संजय राउत ने जो कुछ कहा वो घोर आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि ईडी के कुछ अधिकारी जेल जाएंगे। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ तीन मेहमान पहले से जुड़े हुए थे, राजीव पांडे जी, प्रमोद सिंह जी, डीसी अग्रवाल जी, पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर, और अब संजय गुप्ता जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो समाजवादी माफ कीजिएगा, बहुत दिन से समाजवादी पार्टी चल रहा है, लेकिन आज शिवसेना के जो नेता हैं संजय गुप्ता जी, वो मेरे साथ हैं। तो संजय गुप्ता जी, मैं जानना चाह रहा था कि ये मेरा, आप थोड़ा लेट जुड़े, लेकिन मेरा पहला सवाल मैं इसी डिबेट से शुरू करना चाह रहा था कि भाई ये संजय राउत जी कौन सी अदालत के, कौन सी कोर्ट के, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के वो जज हैं, वो कौन से पुलिस कमिश्नर हैं, कौन सी जांच एजेंसी के वो डीजी हैं कि वो आज उन्होंने ऐलान ही कर दिया कि ईडी के कुछ अधिकारी जेल जाएंगे? देखिए ऐसा है, बीजेपी राजनीतिक भावना से कार्रवाई कर रही है, ठीक का जवाब की तरह से दिया जाएगा जिस तरह से इनके अधिकारी। संजय जी को फोन लाइन पे, संजय जी की आवाज फोन लाइन पे लीजिए क्योंकि उनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। और संजय जी आप थोड़ा माइक अपने करीब रखिए जी। माइक तो मेरा ठीक है। अच्छा ठीक है, तो जरा संजय जी की आवाज सही आ रही है? जी जी बोले। अब ठीक है जी। देखिए अभी राजीव पांडे जी ने कहा कि सफाई अभियान चल रहा है। ये सफाई अभियान मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मुद्रा बोर्ड पर जब 25,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा गया था, वो कहाँ है उसकी जांच? 22,000 करोड़ का घोटाला भी गुजरात में हुआ है, बैंक घोटाला, कहाँ है उसकी जांच? ये सफाई अभियान नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक परिद्वेष की भावना से अपने साथियों के खिलाफ ही जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, इसका इन्हें करारा जवाब मिलेगा। और बड़ी जल्दी वो गधे जो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं कर रहे हैं, बड़ी जल्दी वो कांव कांव करते नजर आएंगे, क्योंकि किसी भी चीज की गति होती है और वो अति केंद्रीय कर्मचारियों ने, केंद्रीय अधिकारियों ने अति कर दी है, और उस अति का इनको बड़ा करारा जवाब मिलेगा। जिस टाइम इनके केंद्रीय अधिकारी जेल में होंगे तब भी ये इसी बात को कहेंगे कि हाँ अभी जांच चल रही है, अदालत बताएंगी, अब अदालत में कार्रवाई, अदालत में पता चलेगा कि किस तरह, तब भी अपने बयानों को इसी तरह का रखे जिस तरह का बयान अभी राजीव पांडे जी दे रहे थे कि जांच चल रही है, अदालत में कार्रवाई चल रही है और अदालत बताएगी कि क्या सही था क्या नहीं था। तो जो ये बयान राजीव पांडे जी आप दे रहे हैं ना, ये बयान आप तब भी यही रखिएगा जब आपके बीजेपी के नेता अंदर जाएंगे, जब आपके केंद्रीय अधिकारी अंदर जाएंगे, क्योंकि अति कर दिया आप लोगों ने। नहीं संजय जी ठीक है, संजय जी मेरा मूल आपने जो धमकाना था आपने धमका दिया सबको, आपने जो कहना था कह लिया, जो भड़ास निकालने थे निकाले, लेकिन मेरा मूल सवाल अभी भी बना हुआ है। आप भी संजय राउत, आपने कहा भाई ठीक है आपके भी अधिकारी, ये अधिकारी जाएंगे जेल में, वो जाएंगे, मैं फिर वो पूछ रहा हूं संजय राउत आखिर क्या है वो, किस हैसियत से उन्होंने कहा कि ईडी के अधिकारी, उनके पास कुछ सबूत है या कुछ उन्होंने किस आधार पे कहा, मैं जानना चाह रहा हूं ना। ये संजय राउत साहब शिवसेना के चीफ प्रवक्ता है और सेना के अंदर हर चीज को, महाराष्ट्र सरकार के अंदर बहुत से कामकाज को देखते हैं, तो उनके पास बहुत सी रिपोर्ट है, बहुत सी चीजें जानते हैं कि कौन सा अधिकारी किस तरह से क्या करप्शन कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है, किस तरह से आजकल धमकियां दे रहे हैं, किस तरह से वसूली कर रहे हैं, वसूली करने का काम कर रहे हैं इनके अधिकारी, और जब पकड़ते हैं उनको जिनके पास कोई सबूत ही नहीं होता। आप देखिए अनिल देशमुख के खिलाफ क्या सबूत मिला, कुछ भी नहीं। सीबीआई उनको क्लीन चिट देना चाहती थी, मगर इन्होंने उन सीबीआई अधिकारियों को ही बदल दिया। और जिस परमवीर सिंह ने आरोप लगाया था कि 100 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप लगाया था, वो परमवीर सिंह खुद डांट गए कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने एक स्टेट के होम मिनिस्टर को ना सिर्फ जेल में बंद किया सिर्फ किस आधार पर कि कोई सबूत नहीं मिला था इन्हें। अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल गई क्या? मेरी जानकारी में नहीं है। अनिल देशमुख को क्लीन चिट मिल गई। देखिए जिन सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें क्लीन चिट देने की कोशिश की थी, सभी सीबीआई अधिकारियों ने इस बात की जांच की थी, उनको तो इन्होंने बदल दिया। इन्होंने अरेस्ट किस बात पे किया अनिल देशमुख जी को? इन्होंने अरेस्ट इस बात पे किया कि 5 बार इन्होंने ईडी के सम्मन भेजे और 5 बार ईडी के सम्मन पर अनिल देशमुख जी आए नहीं, लेकिन उससे पहले 36 बार वो आए थे, तब क्या खोज करके निकाल दिया था इन्होंने। 36 बार उन्होंने, ईडी ने इनको बुलाया, 36 बार इन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, तब इन्हें कुछ नहीं मिला। और जब वो किसी काम में व्यस्त थे और वो नहीं आ पाए ईडी की इंक्वायरी में, और उन्होंने जवाब दिया अपना कि मैं अभी नहीं आ सकता, तो उन्होंने इसी आधार पर अनिल देशमुख को अंदर कर दिया। ठीक है, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये? ओके राजीव पांडे जी, किस तरह की राजनीति कर रहे हैं भैया आप?
संजय गुप्ता जी पहले तो शो में लेट आए क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। मैं दो बातें बताना चाहता हूँ। पहले मैं गलत बोले राजीव पांडे जी, क्योंकि बहुत अच्छा शो चल रहा है, बीच में मत बोलिए प्लीज, हाथ जोड़ करके विनती है। मैं ऐसे देखिए, इन्होंने कहा 22 लाख करोड़, क्या बोलते हैं लालू प्रसाद यादव वो विधानसभा में बैंक घोटाला, ट्रेन एक्सीडेंट में। फिर किसी ने कहा लाख लोग नहीं होते, तो बोला हजारों लोग मर गए, तो बोला अब इसके नीचे नहीं लाऊंगा, नहीं तो मेरे बात का वजन नहीं होगा। अब लालू जी को कौन समझाए कि हजारों लोग ट्रेन में होते नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, इन्होंने कहा एबीजी शिपयार्ड का नाम लिया इन्होंने। एबीजी शिपयार्ड 2014 से पहले एनपीए हुआ था और लोन इटालियन गांधी परिवार के कहने पर दिया गया था। एबीजी शिपयार्ड का इन्होंने नाम दिया, तो मैंने बताया, और वो बीच में मत बोलिए। संजय जी रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, एक एक करके आपके साथ मैं बहुत डिबेट किया हूं, आराम से कर लेते हैं। आपने कहा, मैं तो हंस रहा था, मैं तो सुन रहा था, आपको सुन लीजिए। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी विडंबना है ना, महाराष्ट्र जहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जगह पर जब से ये तीनों पार्टी की सरकार आई है ना, तो इन्होंने एक कमिश्नर ऑफ पुलिस लाया, इन्हीं के होम मिनिस्टर ने कमिश्नर ऑफ पुलिस लाया, फिर वो कमिश्नर पुलिस लापता हो गया, फिर कमिश्नर पुलिस ने कहा होम मिनिस्टर 100 करोड़ की वसूली का टारगेट देता है, फिर देश के सबसे बड़े जो उद्योगपति हैं उनके घर के आगे बम रख दिया, बम रखने वाले की गाड़ी वाले को मुंबई पुलिस के 3-4 अधिकारियों ने मिलकर मर्डर कर दिया, आजकल सब जेल में है। जिस आदमी पे आरोप लगा वो सचिन वाजे को किसने रीइंस्टेट किया। देखिए, ये जो तीन पार्टी की सरकार है, इन्होंने आप ना किसी मत बताइए, एक एक करके मत बोलिए संजय जी, गलत बात है ये। संजय जी आ रहा हूं मैं, रुकिए एक मिनट, मैं खत्म कर रहा हूं। इन्होंने क्या किया है, पूरे महाराष्ट्र को पता है कि एनसीपी, जिसको नेचुरली करप्ट पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आप जाकर के पूछ लीजिए कि क्या चल रहा है। देशमुख जी उसी पार्टी से थे और ये इतना हास्यास्पद बात कर रहे हैं कि कोई आधार नहीं है, लेकिन देशमुख जी को कोई कोर्ट जमानत नहीं दे रही है। सुप्रीम कोर्ट तक ने जमानत देने से इनकार किया। तो विषय क्या है कि ये तीनों पार्टियां सरकार गवर्नेंस के नाम पे जीरो है। इन्होंने एटीएम मशीन खोल रखा है, तीनों की अलग अलग एटीएम है जहां से पैसे झाड़ते हैं। और मैं एक बात बता दूं, आप जितना बोलना है बोल लीजिए। आप ईडी के अधिकारी को अरेस्ट करने की जो आप बात सोच रहे हैं, आप इंक्वायरी कराइए ना भाई, कौन मना किया है। अगर किसी ने एक्सटॉर्शन किया है तो आपके पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग होगा, कुछ बात तो होगी ना, कोई सीसीटीवी फुटेज होगा। आजकल तो हर जगह की सीसीटीवी फुटेज है। मैं आपसे मिलने आऊंगा श्रीवास्तव जी दूरदर्शन में, तो 4 जगह दिख जाएगा कि मैं किधर से आपके दफ्तर तक पहुंचा। तो जो कोई आप कह रहे हैं एक्सटॉर्शन, बहुत सीरियस चार्ज है। अगर ईडी का कोई अधिकारी, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं, एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है प्रमोद जी, ये जो एक्सटॉर्शन की बात जो संजय जी ने उठाई कि ईडी के अधिकारी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, गुजरात में जो है वहां पर जो है ड्रग्स पकड़ी गई, बार बार ये बात आती है कि उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कार्रवाई सिर्फ सेलेक्टेड होती है, ये आरोप बार बार लगाया जाता है। देखिए, पहली बात तो मैं मुंद्रा पोर्ट वाले पे संजय जी को बताना चाहता हूँ कि अगर मैं उस पर थोड़ा सा उस पर सब डोमेन में आ गया, उसकी एनआईए जांच कर रही है। वो जो शिप चली थी वो अफगानिस्तान से जब चली, तो हमारी जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि इस पर बड़ी मात्रा में ड्रग आ रहा है। उसमें तालिबान के अफगानिस्तान में सत्ताशीन होने की खबर आ रही थी, तो वो कि आईएसआई पुश करेगी ड्रग, क्योंकि उनकी बड़ी मेजर आय का धंधा है। एजेंसी ट्रक कर रही थी मुंद्रा पोर्ट पे, जब वो उतरी और तो वहाँ पे उन्होंने उसको कब्जे में लिया। जांच में लोग अंदर, जो लोग अरेस्ट हुए हैं वो कहाँ के थे, ये संजय गुप्ता जी गूगल करने पता लग जाएगा कि वो हैदराबाद की कंपनी थी, रहने वाले लोग कर्नाटक के थे। उन लोग जो, और उसमें ये नहीं कहना कि जहाँ मतलब कुछ नहीं हुआ, ये हुआ वो हुआ, वो खाली इंसिनुएशन था कि अडानी उस पोर्ट को मैनेज करते हैं। अरे भाई, मुंबई एयरपोर्ट भी किसी और के पास है, वहाँ पे एजेंसी तो सारी इंटर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी मुंबई पुलिस के पास है, इंटरनल सिक्योरिटी सीआईएसएफ के पास है, वहाँ पे डीआरआई है, कस्टम्स है, सेंट्रल एक्साइज है, और भी दुनिया भर के वो एजेंसीज काम करती हैं। खाली आप एयरपोर्ट चलाना, पोर्ट चलाने से नहीं होता। और दूसरी बात जो ये एक्सटॉर्शन की बात थी, अगर एक्सटॉर्शन का सबूत है किसी अधिकारी के पास, तो जिनसे एक्सटॉर्शन किया था वो कंप्लेंट करें, सीबीआई के पास चले जाए। मुझे लगता नहीं वो सीबीआई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ईडी के खिलाफ, से मुंबई पुलिस के पास शायद वो पावर नहीं है, वो कुछ और आईपीसी का तहत हो जाए दूसरी बात है। सीबीआई के पास चले जाएं या बॉम्बे हाई कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट कह दे मुंबई पुलिस जांच करे, उठा के अंदर कर दो। लेकिन ईडी की रेड हो रही हो पीएमएलए के तहत, तो उसमें आप किसी अधिकारी को अरेस्ट नहीं कर सकते। एक्ट बड़ा क्लियर है, ईडी की फंक्शनिंग के बारे में पढ़ लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई ईडी का अधिकारी उसका अपना कोई क्राइम कर दिया हो, कहीं डकैती में शामिल हो, किसी को गाड़ी से रौंद दिया हो, किसी को चाकू मार दिया हो, वो दूसरी बात है। लेकिन ईडी के अधिकारी ने अगर रेड की है किसी के खिलाफ
और उस पर कहोगे हम आपके अंदर कर देंगे, ये तो संभव नहीं है। देश के कानून के खिलाफ, हमारा बनाना रिपब्लिक नहीं है, देश कानून चलता। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने, ठीक है, सवाल बार बार उठ रहा है क्योंकि संजय जी आप देर से जुड़े, मैं आता हूं, सवाल बार बार उठ रहा है कि अगर कोई आपत्ति है, कोई अगर आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो दरअसल ये बात अदालत में, कोर्ट में क्यों नहीं आप लोग लेके जाते? प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, धमकियां देना, आखिर उससे क्या हासिल होगा? मैं आऊंगा इस सवाल पे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। Who are you guys? Purple and blue, yellow and red, sliding down from everywhere. International quality high-tech paints. Nippon Paint, Asia's real #1 paint. जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। उसी तरह आपके द्वारा दिए हुए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया देश की प्रगति में गति ला रहा है, विकास की नई योजनाओं को अंजाम दे रहा है तथा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। समय समय पर आपका दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास को एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। अपने एडवांस टैक्स की अंतिम किश्त 15 मार्च तक जमा करवा के आप देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी TDS TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। तो डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। दो टूक में आज हम महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र टकराव चल रहा है उस पर बात कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जल्दी से, समय कम है, आखिर में सब लोगों के धीरे धीरे कमेंट ले लूं जल्दी से। मैं बार बार हम लोग ये सवाल उठाते रहे, भाई कोई आपत्ति है तो आप क्यों नहीं अदालत का दरवाजा खटखटाते? क्यों इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकियां देना? ये सब भी होगा, अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा, केस भी रजिस्टर्ड होंगे, मगर जिस तरह से मुद्रा पोर्ट वाले मामले को इन्होंने घुमाया कि इसकी जांच चल रही है, 4 से महीने से जांच चल रही है, 25,000 करोड़ का ड्रग हमारे देश में आ गया और आज तक जांच चल रही है। जांच के नाम पर किसी बड़े उद्योगपति को आज तक पकड़ नहीं पाए। जांच तो अनिल देशमुख के खिलाफ भी चल रही है ना, जांच ही तो चलती है। संजय जी, वो मामला नहीं है, NIA जांच कर रही है। वो NIA जांच कर रही है। NIA की जांच में क्या निकल के आया? चार्जशीट पेश होगी, आपको पता लगेगा। आएगा, चार्जशीट पेश होगी। चार्जशीट कब पेश होगी? आज तक ये नहीं बताया कि उसमें दोषी कौन है, कौन वो ऐसा इंडस्ट्रियलिस्ट था। 25,000 करोड़ उसमें ऑलरेडी अरेस्ट हुई। आप घुमाइए मत बात को, अरेस्ट जिनको किया है वो तो छोटे मोटे नाम है। मैं किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं जो चूंकि मैं उसको उस बारे में लिखता हूं इसलिए बता रहा हूं जो फैक्ट है। नहीं, फैक्ट है, ठीक है, लेकिन जिनको पकड़ा गया वो तो कुछ भी नहीं है। जो मेन आदमी है, जो मेन 25,000 करोड़ का ड्रग ऐसे कैसे आ जाएगा हमारे देश? अग्रवाल, चलिए अग्रवाल जी इस पे कमेंट करना चाहते हैं, लेकिन संजय जी मुझे कुछ सवालों के जवाब जल्दी से अगर आप दे पाए तो जरूर दे दें। ये यशवंत यादव जी के यहाँ 2 करोड़ रुपया निकला था। कौन लोग आजकल 2 करोड़ रुपए घर पे रखते हैं? दूसरी तरफ अजीत पवार जी की जो हजारों करोड़ की जो संपत्ति अटैच हुई, उसमें उन्होंने आज तक जो है उसको लेकर के दोबारा सवाल नहीं उठाया, शांत बैठे हैं। अगर वो पाक साफ है तो क्यों नहीं इसके खिलाफ बोलते? और तीसरा, मैं बार बार शिवसेना के नेताओं से पूछता हूं, मुझे बताते नहीं, ये 55 लाख रुपए जो है इंटरेस्ट फ्री लोन जो है कहां से मिलता है? जो संजय राउत जी को मिल गया था कई सालों के लिए, उनकी पत्नी को मिल गया था, 55 लाख रुपए लोन मिल जाता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। जब पब्लिक डोमेन में बात आ जाती है तो कहते हैं हमने लौटा दिया। तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन वाला जो तरीका है वो प्रमोद जी को और मेरे को बता दे तो हम लोग भी गरीब पत्रकार हैं, 2 कमरे का घर हमारे पास भी हो जाएगा। जी देखिए, ये जो सवाल आपने जो उठाए हैं, ये सभी
इन सब का जवाब दिया गया है और इसकी समीक्षा भी की जाएगी। सर आपने आज तक नहीं बताया कहाँ से लोन मिलता है। लेकिन क्या कोरोना काल में जहाँ रेस्टोरेंट बंद थे, जहाँ व्यापार चल नहीं रहे थे, लोग रेस्टोरेंट में जाते नहीं थे, बार खुले नहीं थे, ऐसे समय में कोई 100 करोड़ रुपए की उगाई कर सकता था? जिस तरह के केस की कंप्लेंट की गई, जिस तरह से बताया गया, जहाँ 2 करोड़ रुपए आज तक नहीं मिले 100 करोड़ रुपए का नाम लेकर के। आप मुझे बताइए कोरोना काल में कितने रेस्टोरेंट खुले थे, कितने बार खुले थे, कितनी कैपेसिटी से खुले थे, और अगर खुले भी थे तो चले नहीं थे। ऐसे समय में इन्होंने 100 करोड़ रुपए का आरोप लगवा करके और एक होम मिनिस्टर को इन्होंने अंदर किया। अजीत पवार जी ने क्या अब तक, अजीत पवार जी क्यों नहीं बोल रहे कि उनकी संपत्ति अब तक वो गए नहीं है उसको छुड़ाने के लिए? अगर वो हिसाब किताब दे दे उनकी संपत्ति छूट जाएगी। वो सब हिसाब किताब दे दिया जाएगा, हर चीज का हिसाब किताब दिया जाएगा और अब इनसे लिया भी जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए हिसाब किताब, राजीव पांडे जी हिसाब किताब दिया जाएगा, हिसाब किताब लिया भी जाएगा। मैं चाहता हूं कि हर जो पब्लिक फील्ड में आदमी है, चाहे वो नेता हो या अधिकारी, उससे हिसाब किताब तो लेना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस तरीके की उलझाने वाली बातों से कुछ नहीं होने वाला है। लॉ इज इन मोशन, वो चाहे अजीत दादा पवार के खिलाफ हो, देशमुख जी के खिलाफ हो, एक्स के खिलाफ हो, वाई के खिलाफ हो और जेड के खिलाफ हो। ठीक है। और अंतिम में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस सभी कार्रवाई में जी अभी तक जो सेंट्रल एजेंसीज है उनको सफलता मिल रही है, क्योंकि अभी तक जो कोर्ट में कार्रवाई हुई है उसमें किसी कोर्ट ने नहीं कहा है कि कोई मैलिस है इस केस में, और कोई नहीं कह सकता कि इन लोगों, नवाब मलिक क्या करता था सर, अब मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है नवाब, ठीक है मैं उस पर सर मेरे पास समय नहीं। अंतिम कमेंट डीसी अग्रवाल जी, आप ये राजनीतिक बहस छोड़ दें, टेक्निकली बताइए। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, संजय जी हमारे बहुत माननीय नेता हैं, हम उनका बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारे अधिकारियों के प्रति जो भी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमें बहुत कष्ट पहुंचा है। हमारे अधिकारी सिर्फ नौकर हैं और अपने कायदे कानून से काम करते हैं। अगर आपने जो भी शब्द इस्तेमाल करें, रियली आई मीन यू मस्ट फील सॉरी फॉर दैट, क्योंकि हमने कभी अपने नेताओं के खिलाफ कोई भी गलत शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। आपने हमको सारे अधिकारियों को दुख दिया है और वो दुख से मतलब आपको ही दुख मिलेगा। ठीक, ये 10 सेकंड, हाँ कुछ लोगों के लिए है जो कानून का ना, जो कानून है उसको कोई भी मजाक उड़ा सकता है। जब कानून अपनी चाल चलता है तो फिर उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कानून की चाल से सबको डरना चाहिए। जो तकलीफ डीसी अग्रवाल जी को हुई है वो आज बहुत सारे देश के अधिकारियों को हुई होगी। बहुत बड़े हैं वो बहुत तकलीफ बहुत सारे अधिकारियों को हुई होगी जब ये कहा, संजय राउत ने कहा कि कुछ ईडी के अधिकारी जेल जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जरूर जांच हो, लेकिन एक सांसद जो है इस तरह से जज बनकर के इस तरह का जो है जस्टिस जो है वो दे और वो ऐलान करे, ये गलत है। इस चीज को रोकना चाहिए। राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी, राजनीतिक लड़ाई चले, लेकिन कम से कम इन सब चीजों में एजेंसियों को, पुलिस को, प्रशासन को इसमें ना घसीटे, वो कोशिश हो। और दूसरी बात, जो कार्रवाई हो रही है उसमें दूध का दूध पानी का पानी होने का सबसे सही तरीका तो है वो देश की अदालतें हैं। अदालत में मालूम हो जाएगा कौन सच है कौन झूठ है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन बड़ी बात है कि शिवसेना के एनसीपी और कांग्रेस जो है महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर अदालतों में तो नहीं जा रहे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर जो है धमकियां दे रहे हैं, जो गलत है। बहरहाल 2 टूक में आज बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।